नमस्कार। थर्मोडायनेमिक्स की इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या ऊष्मागतिक साम्य। ये शब्द भी बहुत बार काम में आता है, तो इसको भी आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ये होता क्या है, इसको समझने के लिए मैं कुछ स्टेटमेंट लिखता हूँ, उससे ये और अच्छे से क्लियर होगा। तो आप इसमें एक लाइन नोट कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिखिए, किसी निकाय की अवस्था में मुख्य रूप से दो प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। या तो एक मिनट, या तो कोई कार्य संपन्न करके, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, निकाय पर या निकाय द्वारा अथवा निकाय अपने, एक बार लिख लीजिए, समझा दूंगा अभी। निकाय अपने परिपार्श्विक के साथ ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया करें। अभी क्या, इसको आप समझिए एक बार। देखो, हमने क्या लिखा है कि किसी निकाय की जो अवस्था है, अवस्था का मतलब उसका एक पर्टिकुलर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर होगा, यानी FPVT। ये निकाय की कोई एक पर्टिकुलर अवस्था है, ठीक है ना। इजिकल टू जो अवस्था की समीकरण, ये PVT एक अवस्था। तो उस अवस्था में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें चेंज करना है, चेंज करने का सिंपल सा मतलब हो गया, या P या V या T या PV, VT, PT या PVT, तीनों में किसी में भी चेंज कर दीजिए, इसकी अवस्था बदल जाएगी। तो ये जो चेंजेज है वो मुख्य रूप से हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कैसे? या तो कोई कार्य संपन्न करके, कार्य के ब्रैकेट मैंने एक लाइन लिखी है, निकाय पर या निकाय द्वारा। निकाय पर को हम कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, और निकाय द्वारा हो जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम। ये सब क्या अभी समझाता हूं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, कोई ना कोई कार्य हो जाए, ठीक है ना, वर्क परफॉर्म हो जाए। वर्क आप सिस्टम पर भी कर सकते हो, सिस्टम द्वारा भी हो सकता है। और दूसरा तरीका क्या है कि निकाय क्या करे, अपना जो सराउंडिंग्स है उसके साथ क्या कर ले, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया यानी थर्मल इंटरेक्शन कर ले। थर्मल इंटरेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि वो कुछ हीट या तो उससे ले या उसको दे। जब हीट का एक्सचेंज होगा तो टेम्परेचर बदल जाएगा, टेम्परेचर बदल जाएगा तो उसकी अवस्था वैसे ही बदल जाएगी। तो हमने क्या कहा है, निकाय की अवस्था में मुख्य रूप से दो तरह से परिवर्तन होता है। एक तो या तो कोई कार्य संपन्न हो जाए, या सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ क्या कर ले, थर्मल इंटरेक्शन कर ले। बिल्कुल सिंपल सी चीजें समझ में आ गई आपको। कार्य संपन्न में हमने दो लाइन लिखी है, निकाय पर या निकाय द्वारा। तो इनको आप कैसे समझते हो, इसको मैं एग्जांपल से बताता हूं। सपोज कीजिए आपके पास कोई सिलेंडर में गैस भरी हुई है, ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। अब अगर मान लो आप ऊपर से प्रेशर डाल रहे हो, तो पिस्टन दबेगा, गैस भी अंदर दबेगी तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बदलेगा। तो यहां पर वर्क हो गया, लेकिन वर्क कहां कैसे हुआ है, सिस्टम पर हुआ है, हमने किया है, यानी सिस्टम ने खुद नहीं किया, सिस्टम पर वर्क हुआ है। तो निकाय पर, तो एक ही बात है। तब भी क्या हो गया, PVT बदल गया, तो PVT बदल गया तो अवस्था बदल गई। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो अंदर भरी हुई गैस है वो एक्सपांड कर जाए और पिस्टन अपने ऊपर धकेला जाए। तो उस स्थिति को हम कहेंगे सिस्टम द्वारा कार्य किया गया है, यानी निकाय द्वारा कार्य किया गया है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तब भी क्या हो रहा है, अगर ऊपर धकेल रहा है तो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तब भी उसकी अवस्था बदल रही है। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अवस्था में परिवर्तन दो रूप से, या तो कोई वर्क परफॉर्म हो जाए या थर्मल इंटरेक्शन हो जाए, किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में। तो ये सिचुएशन मैंने आपको बता दी। अब जब ये स्थिति होती है तो साम्य की स्थिति को हम किस रूप में और अगर लिख सकते हैं, तो साम्य के लिए आप नीचे अगले पैराग्राफ में एक लाइन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो लाइन। आप इसमें लिखिए कि आप लिखिए इसमें, कुछ समय
पश्चात निकाय एक ऐसी अवस्था में चला जाता है कि अब उसके अवस्था के चरों में, अवस्था के चर मतलब ऊष्मागतिक चर, ये की बात है, अवस्था के चरों में कोई बदलाव नहीं होता है, जबकि बाह्य परिस्थितियां अपरिवर्तित रहे। ये इंपॉर्टेंट लाइन आप देखिए। इस लाइन में क्या मतलब है कि जैसे आपने कह दिया कि आप दो प्रकार से चेंज कर सकते हो, तो चलो वर्क कर लीजिए, थर्मल इंटरेक्शन कर लीजिए, जो भी करना है वो कर लीजिए। तो फिर क्या होगा, कुछ समय पश्चात ये जो कुछ भी करना है कर लीजिए, कुछ समय पश्चात निकाय क्या होगा, एक ऐसी अवस्था में चला जाएगा कि अब उसके जो अवस्था के चर हैं यानी पीवीटी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन साथ में मैंने कंडीशन क्या लिखी है कि ये बदलाव तब नहीं होगा जब बाह्य परिस्थितियां भी क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। अगर आप बाहर से कोई भी चेंजेस कर रहे हो तब तो क्या होगा, पीवीटी में परिवर्तन होता ही रहेगा। तो एक कंडीशन ये साथ में लगानी जरूरी है कि बाह्य परिस्थितियों के साथ आप कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हो, तो आप देखोगे कि कुछ समय पश्चात क्या होगा कि निकाय की जो अवस्था के चर है उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी निकाय एक पर्टिकुलर स्थिति को प्राप्त कर लेगा। और ये जो स्थिति होती है ये वाली कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, साम्य कहते हैं। और इस अवस्था में निकाय क्या कहलाता है, ऊष्मागतिक साम्य में कहलाता है। तो इसके आगे एक लाइन आप और नोट कर लीजिए, इसके आगे आप एक लाइन और नोट कर लीजिए, मैं ऊपर लिख देता हूं, आप लिखिए, ठीक है ना। इसके आगे यह अवस्था साम्य यानी इक्विलिब्रियम कहलाती है तथा इस अवस्था में निकाय ऊष्मागतिक साम्य में कहलाता है। तो मेरे हिसाब से आपको साम्य का सिंपल सा मतलब चल गया कि जो चेंजेज होने वो हो जाए, और जब चेंजेज होने के बाद आप एक ऐसी स्थिति प्राप्त करते हो कि अब कोई बदलाव नहीं है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, साम्य की स्थिति कहलाती है। ठीक है। तो यहां पर जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएंगे, उसको आप थोड़ा देखिए, एक बार मैं बताता हूं उसको। ठीक है। तो साम्य तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। देखो इस साम्य से आपने दो चीजें साथ साथ और समझ ली। एक चीज क्या समझ ली कि किसी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था में परिवर्तन आप कैसे कर सकते हो, तो या तो कोई वर्क कर लीजिए, थर्मल इंटरेक्शन करा लीजिए, क्योंकि आगे आपको चेंजेस तो पढ़ने ही पड़ेंगे, तो चेंजेस करने के तरीके भी आपको पता चल गए। और दूसरा, जब चेंजेस करोगे तो एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद आपको सब कुछ चीजें वैसी मिलेगी, अब कोई बदलाव नहीं है, तो वो स्थिति क्या कहलाएगी, साम्य की कहलाएगी। तो ये जो ऊष्मागतिक साम्य है वो तीन प्रकार के होते हैं। ऊष्मागतिक साम्य जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक हो जाएगा आपका यांत्रिक साम्य, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका तापीय साम्य, जिसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। और तीसरा आपका हो जाएगा रासायनिक साम्य, जिसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब ये क्या क्या इसको आप समझ लीजिए। देखो यांत्रिक साम्य का मतलब क्या हो गया, मैकेनिकल कोई भी चीज होती है वो प्रेशर से संबंधित होती है। अगर मान लीजिए कोई सिस्टम में अनबैलेंस्ड फोर्स है,
अनबैलेंस्ड फोर्स है तो कहीं पर दाब ज्यादा होगा, कहीं पर दाब कम होगा। तो अगर कहीं पर दाब ज्यादा है, कहीं पर दाब कम है, तो वहां पर प्रेशर ग्रेडियंट हो जाएगी, और प्रेशर ग्रेडियंट होगा तो कोई न कोई राशि का आपको फ्लो मिलेगा। जबकि हमने क्या कहा है, साम्य का मतलब क्या हो गया, कोई प्रवाह, कोई चेंजेस नहीं, जो है वैसा ही रहना चाहिए। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आप एक लाइन क्या लिखोगे कि अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होने चाहिए। अनबैलेंस्ड फोर्स अगर है तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट है। तो अगर प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होगी, यानी दाब्य प्रवणता नहीं होगी, तो अनबैलेंस्ड फोर्स भी नहीं होंगे। तो इसको अगर वन वर्ड में समझना हो तो इसमें आप क्या लिखोगे, एक लाइन से आप समझ लीजिए, दाब्य प्रवणता की अनुपस्थिति, अब्सेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। बस ये सिर्फ समझने के लिए, इससे आप अपने आप समझ गए कि अगर दाब्य प्रवणता नहीं है तो अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तो आपको सिस्टम कैसा मिलेगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मिलेगा। ताप्य साम्य तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, यानी ताप्य प्रवणता की अनुपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा तो फ्लो होगा, और फ्लो होगा तो मान बदलेगा, और मान बदलेगा तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। तो यहां पर एक लाइन लिख लीजिए, तापीय प्रवणता की अनुपस्थिति, अब्सेंस ऑफ थर्मल ग्रेडियंट, ठीक है, या टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य का मतलब क्या हो गया, अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पात्र में आपने कोई गैस भर दी, उसके कुछ अणु है, एक शब्द आप सुनते हो सांद्रता या कंसंट्रेशन। तो कई जगह पर मान लीजिए उच्च सांद्रता है और किसी एक स्थान पर निम्न सांद्रता है, तो आप क्या देखोगे, उच्च सांद्रता वाले स्थान से अणु जो होते हैं वो निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर क्या करने शुरू हो जाते हैं, गमन करना, या उधर मोशन उनकी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो अणुओं का प्रवाह है, इसके लिए हम एक शब्द काम में लेते हैं, डिफ्यूजन या विसरण। आगे आएगा, मैं शब्द यहां लिख देता हूं, मैंने एक शब्द बोला है विसरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का सिंपल सा मतलब है मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है, लेकिन कब, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी सांद्रता प्रवणता है। सांद्रता प्रवणता का मतलब कहीं पर उच्च सांद्रता, कहीं पर निम्न सांद्रता। तो अगर सांद्रता प्रवणता है तो अणुओं का प्रवाह होगा, तो वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, तो साम्य नहीं रहेगा। तो रासायनिक साम्य के लिए क्या जरूरी है कि किसी भी प्रकार की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होनी चाहिए, अर्थात डिफ्यूजन मैकेनिज्म की क्या होनी चाहिए, अब्सेंस होना चाहिए, उसका डिफ्यूजन मैकेनिज्म नहीं होनी चाहिए। तो इसको भी एक वन वर्ड में आप क्या लिखोगे, सिंपल सी चीज आप लिख दीजिए, सांद्रता प्रवणता की अनुपस्थिति। तो क्लियर हो गया तीनों ही प्रकार के साम्य। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, उष्मागतिक साम्य। तो उष्मागतिक साम्य का सिंपल सा मतलब होता है कि तीन प्रकार के साम्य तो देख लिए, लेकिन मैं अगर एक शब्द बोलूं कि कोई निकाय या कोई सिस्टम उष्मागतिक साम्य में है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए, और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए। तीनों एक साथ होने चाहिए, तब हम क्या कहेंगे, वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। अगर कोई एक है या कोई दो है तो हम नहीं कहेंगे। तो एक लास्ट लाइन इस थर्मोडायनेमिक जो इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक को हम समझ रहे थे, उसमें एक लास्ट लाइन आप और लिख लीजिए। आप यहां पर मैं लिख देता हूं बॉक्स में, यहां लिखिए आप, कोई निकाय उष्मागतिक साम्य में तभी कहलाएगा जब वो यांत्रिक साम्य, तापीय साम्य तथा रासायनिक साम्य तीनों में एक साथ स्थित हो, यानी तीनों ही प्रकार के साम्य आपको होने चाहिए, तब वो पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो ये जो टॉपिक था थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। ये शब्द बार बार काम में आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब है जो चेंजेज होने हो जाने दो, उसके बाद जो निकाय अवस्था प्राप्त करेगा वो कैसी होगी, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की अवस्था होगी। तो इस टॉपिक को भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। इस लेक्चर में हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक जो टॉपिक चल रहे हैं वो सब बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह कार्य कर रहे हैं। एकदम नई बुक है तो इसको हम थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं।
बाकी बहुत इजी है, आगे चीज़ें आपको बहुत आसान मिलेगी, बशर्ते ये जो टॉपिक्स आपको करवाए जा रहे हैं इनको आपको सिस्टमेटिक समझना होगा। समझदारी अगर आपकी डेवलप हो गई तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज फिर चीज़ें रटने की नौबत आएगी, वहाँ फिर आप कहीं न कहीं फंस जाओगे और वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के करें ताकि कोई प्रकार की प्रॉब्लम हमें नहीं हो। तो अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, ऊष्मागतिक प्रक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये शब्द बार बार सुनने को आपको मिलेगा। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बहुत छोटा सा है। देखो ऊष्मागतिक प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया प्रोसेस वो क्या है, पहले मैं एक लाइन लिख देता हूं, उससे आपको चीज थोड़ी और आसानी से समझ में आ जाएगी। आप लिखिए, जब किसी ऊष्मागतिक निकाय से संबद्ध चरों यानी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल संबद्ध चरों का मान एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में बदलता है तो इसे ऊष्मागतिक प्रक्रिया कहा जाता है। क्या है इसको आप देखिए, जैसे सपोज कीजिए ये आपके पास कोई एक एफ स्टेट है, ये मैंने क्या लिख दिया, एफ कोई फंक्शन स्टेट है, कोई एक अवस्था है, और एक दूसरी अवस्था मेरे पास एफ डैश है, ये भी क्या है, कोई न कोई स्टेट है। और स्टेट भी कैसी है, कोई एक ये स्टेट है साम्यावस्था में, यानी इस स्टेट में जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है। अब क्या होगा, आप कोई ऐसा चेंजेज कर रहे हो जिससे इसके जो अवस्था के चर हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, आप इसका ध्यान रखिए, पीवीटी पर्टिकुलर पीवीटी एक अवस्था को दर्शा रहे हैं और इनमें चेंजेज होगा तो कोई दूसरी अवस्था हो जाएगी। तो ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है एक पर्टिकुलर टाइम पर। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये जो सिस्टम है वो किसी न किसी चरों पर निर्भर कर रहा है, उस चर के कुछ न कुछ मान है। अब अगर उन वेरिएबल्स में आप कोई चेंज करते हो तो आपको एक नई स्टेट मिल जाएगी, और ये स्टेट भी ऐसी होगी कि एक टाइम पीरियड के पश्चात इसमें भी अब चेंजेस नहीं होगा, जो होना है वो हो गया, अब कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो आप एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में गए हो, किस आधार पर, जो चर जिन चरों पर ये निर्भर कर रही है उनमें परिवर्तन करके। आपने लिखा है देखो, किसी ऊष्मागतिक निकाय संबद्ध चरों का मान एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में बदलता है, बदल गया तभी तो एफ से एफ डैश में गए। तो ये जो एफ से एफ डैश में जाने की जो स्थिति है उसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऊष्मागतिक प्रक्रिया। प्रक्रिया का सिंपल सा मतलब हो गया कि उस निकाय की अवस्था क्या हो गई, बदल गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये शब्द बार बार काम आएगा। और प्रक्रिया में आप एक चीज देखोगे, आप लोगों ने खूब सारे नाम सुने होंगे, आगे आएंगे, समतापीय प्रक्रिया, समदाबीय प्रक्रिया, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस का सिंपल सा मतलब क्या है कि एक स्टेट में कुछ पैरामीटर पीवीटी है, एफ डैश में चले गए तो पी डैश वी डैश टी डैश हो गए। तो ये जो जाने की स्थिति है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिक प्रक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है तो सीधा, और समझने के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये इस तरह से। अब देखो, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, इंडिकेटर डायग्राम, सूचक आरेख। वो क्या होता है, तो कोई भी सिस्टम है तो उस सिस्टम को आपको दर्शाना है तो उसको हम एक ग्राफ के द्वारा दर्शा सकते हैं। आप एक लाइन लिखिए, आप लिखिए, किसी ऊष्मागतिक प्रक्रिया या निकाय की अवस्था को सूचक आरेख, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर
डायग्राम, सूचक आरेख पर स्थित बिंदुओं की सहायता से दर्शाया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, डायग्राम से समझिए आप। जैसे मान लीजिए मैंने ये डायग्राम बनाया, आपने पढ़ा भी होगा पीवी डायग्राम, ये पी और ये वी, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर मैंने कोई पॉइंट लिखा, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि इसके कोरोस्पोंडिंग कोई पी होगा। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना देता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये P, ये V, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया, तो इसके कोरोस्पोंडिंग आपको देखो कोई P1 मिल गया और कोई V1 मिल गया। ये मैंने कोई दूसरा पॉइंट लिया, तो इसके कोरोस्पोंडिंग आपको कोई P2 मिल गया और यहाँ पर कोई V2 मिल गया। तो ये P1 V1 और ये P2 और ये V2। तो ये P1 V1 है, T तो इसके साथ संबंधी है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, इसके कोरोस्पोंडिंग कोई P1 है कोई V1 है, यानी पर्टिकुलर वैल्यू है। तो ये किसी निकाय की अवस्था को दर्शा रहा है, F1 को दर्शा रहा है। तो हमने ये लिखा है किसी उष्मागतिक प्रक्रिया तो बाद में देखेंगे, निकाय की अवस्था को सूचक आरेख पर स्थित बिंदुओं की सहायता से दर्शाया जा सकता है। तो हर पॉइंट क्या दर्शा रहा है, एक पर्टिकुलर P का मान दे रहा है, एक पर्टिकुलर V का मान दे रहा है, और वो ही क्या है, उस निकाय की अवस्था है। अब मान लीजिए आप यहां से यहां चले तो चेंज हो गया, देखो P1 P2 हो गया, V1 V2 हो गया। तो जब चेंजेज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उष्मागतिक प्रक्रिया संपन्न हो गई। तो प्रक्रिया को भी क्या आप इस सूचक आरेख पर दर्शा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सूचक आरेख का मतलब हो गया इंडिकेट कर रहा है किसको, निकाय की अवस्था को, और अगर अवस्था में चेंज हो रहा है तो उस उष्मागतिक प्रक्रिया को भी इस सूचक आरेख के द्वारा हम दिखा सकते हैं या समझा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बता दी, उष्मागतिक प्रक्रिया क्या होती है। तो इस लेक्चर में हमने उष्मागतिक साम्य को देखा और उष्मागतिक प्रक्रिया को समझा। अब हम लोग इस लेक्चर को तो यहीं समाप्त करेंगे और नए लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे, जो होगा हमारा आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी। थैंक यू।